स्वागत है आप सभी का हॉरर हंटर्स यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका हॉरर हंटर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियों की तरफ बढ़ने से पहले बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग कहानी तो पूरी सुनते हैं, पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छी और बेहतरीन हॉरर कहानियां लेकर आऊं। बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। मैं उत्तराखंड से हूं, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हालांकि मेरा जन्म और पालन पोषण उत्तर प्रदेश में हुआ, जो एक अलग राज्य है। फिर भी मैं हमेशा अपने गांव लैंसडाउन जाता रहा हूं, जब तक मैंने अपने 20वें साल में वहां बसने का फैसला नहीं किया, ताकि हमारी खराब वित्तीय स्थिति को सुधार सकूं। खैर, यह कहानी वहां काफी मशहूर है। करीब 10 से 15 साल पहले लैंसडाउन में पर्यटन इतना बड़ा नहीं था जैसा कि आज है। तब आमतौर पर केवल स्थानीय लोग और कुछ ही पर्यटक होते थे। वहां एक आर्मी रेजिमेंट है, जिन्होंने इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में काफी योगदान दिया है। लैंसडाउन का इलाका पहाड़ी है, जिसमें बहुत सारे पेड़ और घने जंगल हैं और सड़कों के किनारे खड़ी ढलानें हैं। गर्मियों में बाजार 8 बजे बंद हो जाते थे और सड़कों पर कोई नहीं होता था, जैसे कोई मृत शहर। हमारे परिवार के एक दोस्त वहां गाइड और रिसोर्ट ब्रोकर के रूप में काम करते थे। तब कमरे कम उपलब्ध होते थे, इसलिए रिसोर्ट मालिक ब्रोकर के माध्यम से मेहमानों को पसंद करते थे। मैं भी इलाके को अच्छी तरह से जानता था और मुझे किसी भी तरह की नौकरी की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने उनसे मदद ली। पर्यटन के बढ़ने के साथ साथ अपराध भी बढ़ने लगे। लोग समूहों में आते थे और अपने मुद्दों पर किसी की हत्या कर देते थे। जंगल में शवों को फेंकना आसान होता था और उन्हें ढूंढना लगभग असंभव था। ऐसे मामलों में हत्यारों को अक्सर सबूतों या गवाहों की कमी के कारण पकड़ में नहीं आते थे। एक गर्मी के दिन मुझे 5 छात्रों का एक समूह मिला, जो उत्तराखंड के जंगलों की प्रकृति पर कम बजट की डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। वे 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं, जिनके पास मोंटी नाम का एक तोता था। हालांकि एक छोटी सी समस्या थी। कई लोग मानते थे कि अश्वत्थामा लैंसडाउन के जंगलों में घूमता है। वे मानते थे कि वह सब कुछ वहां उगाता है। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने मानव समाज से अलग होकर अनंत काल तक भटकने का श्राप दिया था। उन्हें अपनी मणि को त्यागने के लिए कहा गया था, जो उनकी शक्ति का स्रोत थी। उनके माथे का घाव कभी नहीं भरता और उसमें से खून और मवाद बहते रहते हैं। उन्हें एक बेहद लंबे आदमी के रूप में वर्णित किया गया है। वे दिल्ली से किराए की स्कॉर्पियो में आए थे और उन्होंने जहरीखाल के जंगल में 4 दिनों तक शूटिंग करने की योजना बनाई थी। उन्होंने मुझसे मदद की उम्मीद की और मैंने सहमति जताई। यह एक ऐसा निर्णय था जिसका मुझे आज भी पछतावा है। मैंने उन्हें जंगल के सबसे सुरक्षित हिस्से में ले जाना शुरू किया, लेकिन वे वास्तविक स्थान देखना चाहते थे। कई वर्षों में कुछ लोगों ने अश्वत्थामा के नाम पर एक प्रकार का पंथ शुरू किया। वे जंगल में न्यूनतम संसाधनों के साथ रहते थे। जैसे ही हम घने जंगल में प्रवेश किए, हमने एक अजीब मंत्र सुना। वह कहीं दूर से आ रहा था, लेकिन हम दिशा नहीं पहचान सके। उन्होंने 2 और घंटों तक शूटिंग की, लेकिन मैंने देखा कि सफेद पत्थर असल में सैकड़ों बकरी की खोपड़ियां थीं। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन मैं अस्वस्थ था और उनके साथ नहीं गया। मैंने स्थानीय लोगों से पंथ के बारे में जानकारी ली। वे मानते थे कि अश्वत्थामा इतना लंबा है कि वह खड़ा नहीं हो सकता और सर्प की तरह चलता है। उसके माथे से खून और मवाद बहते रहते हैं। शाम को वे उत्साहित होकर लौटे। उन्होंने बताया कि जंगल में एक छोटा सा परित्यक्त मंदिर मिला है, जिसमें केवल एक लाल पत्थर था। मैंने पूछा, क्या आपने उसे छुआ? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन वे उसे ले आए थे। मैंने कहा कि मैं उनकी मदद नहीं कर सकता और वहां से चला गया। 4 दिन बाद पुलिस ने जंगल में एक शव मिलने पर मुझे पूछताछ के लिए बुलाया। शव पेड़ में उल्टा घुसा हुआ था, जैसे वह पेड़ के अंदर से निकला हो। उनके कमरे में केवल खून के निशान मिले, लेकिन न तो वह पत्थर और न ही कैमरा। सब गायब था। सिर्फ मोंटी बचा था, जो अजीब मंत्र बोलता रहता था। मैं 5 साल तक लैंसडाउन नहीं लौटा। मैं अब भी कभी कभी उस घटना के बारे में बुरे सपने देखता हूं
और सोचता हूं कि वह पत्थर क्या कर सकता था। कुछ इलाके अनजाने ही अच्छे होते हैं। बाद में उनके 4 दोस्तों को आधिकारिक रूप से लापता घोषित कर दिया गया। वे कभी घर नहीं लौटे। ठंडी हवा का एक झोंका मेरी रीढ़ की हड्डी को सिहरा देता है, जबकि मैं स्टूडियो की धुंधली रोशनी में अकेला बैठा हुआ हूं। डेस्क पर बिखरे कागजात एक पुरानी फिल्म के सारांश की बात करते हैं। बाल मजदूरी, एक सच्ची कहानी जिसे कभी रिलीज नहीं किया गया था। ये फिल्म बाल मजदूरी की क्रूरता को उजागर करती है, ऐसा तो बताया गया है। कौतूहल से भरा हुआ मैं फिल्म की रील की तलाश शुरू करता हूं। जर्जर अलमारियों और धूल से अटे बक्सों के ढेर में गुमशुदा आखिरकार एक बॉक्स में धूल से सनी फिल्म की रील मिलती है। उसे प्रोजेक्टर में सेट करने में मशक्कत लगती है। स्क्रीन पर अजीब सी झिलमिलाहट आती है। फिर धीरे धीरे एक खस्ताहाल फैक्ट्री का दृश्य सामने आता है। कैमरा अंधेरे कोनों में घूमता है, जहां गंदी मशीनों के बीच बच्चे कैद नजर आते हैं। उनकी आंखों में डर और बेबसी का सागर तैर रहा है। ये एक डॉक्यूमेंट्री है, जैसा कि मैंने सोचा था। लेकिन कुछ मिनटों के बाद फिल्म में अजीब सी कटिंग शुरू हो जाती है। अचानक स्क्रीन पर काले कौवे नजर आते हैं। उनकी चमकती आंखें स्क्रीन से बाहर निकलने को आतुर लगती हैं। एक खौफनाक हंसी की गूंज कमरे में गूंजती है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घबराहट में मैं प्रोजेक्टर बंद कर देता हूं, लेकिन हंसी की गूंज थमने का नाम नहीं लेती। धीरे धीरे वो कम होती है, फिर पूरी तरह से खामोशी छा जाती है। मैं कमरे में इधर उधर घूमता हूं, ये पक्का करना चाहता हूं कि कोई नहीं है। स्टूडियो खाली है, मगर मन में एक अजीब सी बेचैनी कायम है, जैसे कोई अदृश्य निगाहें मुझे घूर रही हों। उस रात मुझे बुरे सपने आते हैं। सपने में वही बच्चे मुझे घेर लेते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और नफरत झलकती है। वे नन्हे हाथ मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सुबह उठने पर भी वो आतंक मेरे साथ बना रहता है। फिल्म देखने के बाद मैं उस फैक्ट्री के बारे में रिसर्च करने लगता हूं। पुरानी खबरों में मिलता है कि वो फैक्ट्री कुछ साल पहले आग में जलकर खाक हो चुकी है। आग में कई बच्चे भी मारे गए थे। क्या फिल्म में दिखाए गए बच्चे वही हैं जो आग में जलकर मरे थे? कहीं ये फिल्म उनकी आत्माओं का गुस्सा तो नहीं है? ये सवाल मेरे दिमाग को लगातार कचोटते रहते हैं। फिल्म के निर्देशक का पता लगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती। अजीब घटनाएं एक के बाद एक घटने लगती हैं। स्टूडियो की लाइटें अचानक बुझ जाती हैं। बिजली के उपकरण खुद ब खुद चालू हो जाते हैं। एक रात एडिटिंग रूम में मुझे फिल्म की रील कटी हुई मिलती है। कटे हुए टुकड़ों में बच्चों के चेहरे विकृत होकर दिखाई दे रहे हैं। उनकी आंखों से खून निकल रहा है। आखिरकार दबाव में आकर मैं एक पत्रकार मीरा गुप्ता से संपर्क करता हूं। मीरा अलौकिक शक्तियों में खासा रुचि रखती है। मैं उसे फिल्म दिखाता हूं और अपनी परेशानियों के बारे में बताता हूं। मीरा फिल्म देखकर सहम जाती है। वो मानती है कि फिल्म में कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है जो मुझे सता रही है। मीरा ने आश्वासन दिया कि वह मेरी मदद करेगी। उसने अगले कुछ दिनों में एक तांत्रिक से मुलाकात का इंतजाम किया। तांत्रिक कमरे में दाखिल हुआ। एक लंबा चौड़ा आदमी जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने स्टूडियो का निरीक्षण किया, कैमरे और प्रोजेक्टर को गौर से देखा। अंत में उसने मेरी ओर मुखातिब होकर कहा, इस कमरे में एक अंधेरा साया है। बच्चों की आत्माएं हैं जो इस फिल्म में कैद हैं। उसने मुझे बताया कि फिल्म के निर्देशक का भी उसी फैक्ट्री की आग में जलकर मृत्यु हो गई थी। उसने फिल्म बनाकर बच्चों की आत्माओं को शांति दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। अब वो फिल्म के जरिए अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। तांत्रिक ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। कमरे में धूप जलने लगी। एक खास तरह का मंत्र जाप शुरू हुआ। वातावरण भारी सा हो गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति कमरे में मौजूद हो। तांत्रिक घंटे बजा रहा था। उसका स्वर तेज होता जा रहा था। पूरी रात अनुष्ठान चलता रहा। मैं और मीरा स्टूडियो के एक कोने में सहमे हुए बैठे रहे। कभी कभी कमरे में ठंडी हवा का झोंका आता, तो कभी अजीब सी आवाजें गूंजती। सुबह होने तक हम दोनों थक चुके थे, लेकिन थोड़ी राहत भी महसूस कर रहे थे। अनुष्ठान के बाद तांत्रिक ने बताया कि बच्चों की आत्माओं को शांति मिल गई है। उन्होंने फिल्म के निर्देशक की आत्मा को भी मुक्ति दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। उसने मुझे बताया कि फिल्म को जला देना चाहिए ताकि वो अंधेरा साया हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मैंने फैसला किया कि फिल्म को जला देना ही सही होगा। स्टूडियो के पीछे एक खाली जगह में मैंने फिल्म की रील को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया। फिल्म जल रही थी, उसकी लपटों में बच्चों के चेहरे नाच रहे थे। उनके चेहरों पर पहले गुस्सा और नफरत थी, लेकिन अब वो शांत लग रहे थे। जैसे ही आखिरी धुआं भी हवा में मिल गया, मुझे लगा जैसे एक बोझ मेरे सीने से उतर गया है। कुछ दिन बीत गए। स्टूडियो में अब कोई अजीब घटना नहीं घट रही थी। लाइटें अपने आप चालू नहीं होती थीं, न ही एडिटिंग रूम में कटी हुई फिल्म रीलें मिलती थीं। मैं फिर से फिल्म बनाने में जुट गया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ था। एक रात काम खत्म करके घर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी मेरी नजर अचानक उस जर्जर अलमारी पर पड़ी जहां से मैंने फिल्म की रील निकाली थी। एक अजीब सी धुन मन में हुई कि अलमारी को एक बार और खंगाला जाए। अलमारी के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक छोटा सा डिब्बा रखा हुआ था, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। डिब्बे को खोलते ही मेरी सांसें थम गईं। अंदर एक और फिल्म की रील रखी हुई थी। उसके लेबल पर लिखा था, बाल मजदूरी, अधूरी कहानी। खून मेरे चेहरे से पलायन कर गया। मेरा दिमाग मानो सुन्न पड़ गया। बाल मजदूरी, अधूरी कहानी, ये क्या बयान कर रही थी? क्या ये उसी फैक्ट्री की आग का कोई और पहलू था जिसे पहली फिल्म में नहीं दिखाया गया था? या फिर ये कोई नई कहानी थी, कोई और त्रासदी जो उस अंधेरे अतीत में दफन थी? मेरे हाथ कांप रहे थे। डिब्बे को वापस अलमारी में रखने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसे अपने पास रखना भी खतरे से खाली नहीं था। मीरा को फोन करने का ख्याल आया, पर क्या वो मेरी बातों पर यकीन करेगी? आखिरकार तांत्रिक ने तो कहा था कि बच्चों की आत्माओं को शांति मिल गई है। पूरी रात मैं सो नहीं सका। डिब्बा मेज पर पड़ा हुआ मुझे घूर रहा था, मानो मुझे ललकार रहा हो कि उसे देखूं। सुबह होते ही मैंने मीरा को फोन किया। उसकी आवाज में थोड़ी सी झिझक थी, शायद इसलिए कि वो सोच रही थी कि शायद मेरी परेशानियां फिर से शुरू हो गई हैं। मैंने उसे रात में मिली फिल्म रील के बारे में बताया। फोन के उस पार से एक लंबी खामोशी आई। आखिरकार मीरा ने कहा कि वो स्टूडियो आ रही है। थोड़ी देर में मीरा स्टूडियो पहुंची। मैंने उसे डिब्बा दिखाया और फिल्म रील के लेबल पर लिखी बात बताई। मीरा ने गंभीरता से मेरी बात सुनी। उसने बताया कि हो सकता है ये रील ही उस अंधेरे साए का असली स्रोत हो। पहली फिल्म शायद बच्चों की पीड़ा का सिर्फ एक हिस्सा दिखाती है, ये दूसरी फिल्म शायद उस त्रासदी का पूरा सच उजागर करे। लेकिन क्या ये फिल्म देखना मेरे लिए सही होगा? क्या ये फिर से उन अशांत आत्माओं को जगा देगा? मीरा ने मुझे फैसला खुद लेने के लिए कहा। उसने ये भी बताया कि अगर मैं फिल्म देखने का फैसला करता हूं, तो वो किसी और तांत्रिक से संपर्क करेगी, जो शायद फिल्म देखने के बाद आत्माओं को शांति दिलाने में मदद कर सके। 2 दिन बीत गए। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था। फिल्म देखने का मतलब था फिर से उस अंधेरे दलदल में कूदना, लेकिन उसे न देखने का मतलब था उस अधूरी कहानी को अनदेखा करना। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया, मैं फिल्म देखूंगा। शाम ढल रही थी। मैंने स्टूडियो में रोशनी कम कर दी ताकि प्रोजेक्टर की रोशनी ज्यादा उभरे। प्रोजेक्टर में रील सेट की और उसे चालू कर दिया। स्क्रीन पर धुंधलापन छाया, फिर एक फैक्ट्री का अंदरूनी हिस्सा दिखाई देने लगा। पहली फिल्म की तरह ही इस फिल्म में भी बच्चे गंदी मशीनों के बीच काम कर रहे थे, लेकिन जल्द ही फिल्म का मिजाज बदल गया। कैमरा फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर में पहुंचा। मालिक एक क्रूर आदमी नजर आ रहा था जो किसी को फोन पर धमका रहा था। फिल्म में आगे जो कुछ दिखाया गया उसे देखकर मेरा खून जम गया। मालिक किसी सरकारी अधिकारी को रिश्वत दे रहा था ताकि वो फैक्ट्री के खतरनाक हालातों को नजरअंदाज करे। कुछ ही हफ्तों बाद फैक्ट्री में आग लग गई। फिल्म में आग का भयानक दृश्य दिखाया गया। बच्चे आग में फंसे हुए थे, उनकी चीखें कमरे में गूंज रही थीं। फैक्ट्री मालिक आराम से बाहर खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। आखिर में फिल्म अचानक बंद हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ सफेद रोशनी रह गई। मैं स्तब्ध रह गया। जो कुछ मैंने देखा था वो भयानक था। फैक्ट्री मालिक की बेरहमी और सरकारी भ्रष्टाचार ने उन बच्चों की जान ले ली थी। ये सच उजागर होना जरूरी था ताकि ऐसा दोबारा ना हो। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद ये भी साफ था कि बच्चों की आत्माओं को अब भी शांति नहीं मिली थी। मीरा को फोन लगाया। उसने फिल्म के बारे में सुनकर दहशत जताई। उसने कहा कि वो तुरंत एक तांत्रिक को ढूंढने की कोशिश करेगी जो फिल्म में कैद आत्माओं को शांति दिला सके।
कुछ दिनों के इंतजार के बाद मीरा एक नए तांत्रिक को लेकर स्टूडियो आई। ये तांत्रिक पहले वाले से भी ज्यादा उम्रदराज था। उसकी आंखों में एक अथाह ज्ञान का सागर लहराता था। उसने फिल्म देखी और फिर गंभीरता से बोला, इन फिल्मों में कैद न सिर्फ बच्चों की आत्माएं हैं, बल्कि उस फैक्ट्री की नकारात्मक ऊर्जा भी है। तांत्रिक ने बताया कि पहली फिल्म बच्चों की पीड़ा को दिखाती है, जबकि दूसरी फिल्म उस त्रासदी के पीछे के असली कारणों को उजागर करती है। इन आत्माओं को शांति दिलाने के लिए दोनों फिल्मों को एक खास अनुष्ठान के दौरान जलाना होगा। अनुष्ठान की तैयारी शुरू हुई। कमरे में एक बार फिर से धूप जलने लगी, मंत्रों का जाप होने लगा। इस बार अनुष्ठान और भी जटिल था। तांत्रिक कई तरह की जड़ी बूटियों और खास तरह के तेलों का इस्तेमाल कर रहा था। पूरी रात अनुष्ठान चला। कमरे में फिर वही अजीब सी ठंडी हवाएं चलने लगीं, अस्पष्ट आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन इस बार पहले से ज्यादा डर महसूस नहीं हुआ। शायद इसलिए कि इस बार मैं जानता था कि यह अनुष्ठान उनके भले के लिए किया जा रहा है। सुबह होते होते अनुष्ठान पूरा हुआ। तांत्रिक ने बताया कि आत्माओं को अब सच्ची शांति मिल गई है। उसने ये भी बताया कि फिल्मों को जलाने के बाद फैक्ट्री वाली जगह पर एक शांति स्तूप बनवाना चाहिए, ताकि वहां की नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फिल्मों को जलाना मेरे लिए मुश्किल था। आखिरकार वो उस भयानक घटना का सबूत थी। लेकिन तांत्रिक की बातों से सहमत होना पड़ा। बच्चों की आत्माओं की शांति और उस जगह की सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा महत्वपूर्ण थी। कुछ समय बाद फैक्ट्री वाली जगह पर एक शांति स्तूप बनवाया गया। उम्मीद है कि अब वहां शांति का वास होगा। फिल्मों को जला दिया गया, लेकिन उनके भयानक सच को भुलाया नहीं जा सकता। ये सच एक चेतावनी है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। रात के 1:30 बज चुके थे। ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, मानो वो भी इस अमावस्या की सन्नाटे में भाग लेना चाहती हो। बाहर के अंधेरे में कभी कभी पेड़ों के काले साए तेजी से गुजरते दिखाई देते, तो कभी दूर किसी गांव की एकाध रोशनी टिमटिमाती नजर आती। मैं कंपार्टमेंट में अकेला बैठा हुआ था। सीटें तो खचाखच भरी थीं, मगर हर कोई जैसे गहरी नींद में सो गया हो। कुछ देर पहले तक सामने वाली सीट पर एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी। उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा रहस्यमयी लग रहा था। वो मुझे बराबर घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तभी वो अचानक उठी और सामान समेटकर ट्रेन से उतर गई। किसी छोटे से सुनसान स्टेशन पर, जहां ट्रेन ने सिर्फ 2 मिनट का ठहराव लिया था। उसके जाने के बाद एक अजीब सी बेचैनी मुझे जकड़ने लगी। ट्रेन की रफ्तार और भी धीमी हो गई थी। बाहर का अंधेरा घना होता जा रहा था, मानो आसमान पर कोई काला पर्दा गिर रहा हो। अचानक ट्रेन की बिजली चली गई। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया। कंपार्टमेंट में सन्नाटा था। सिर्फ मेरी घबराहट की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। कुछ ही देर में एक खटखटाहट की आवाज आई। दरवाजा बंद था, मगर आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। धीमी पर जिद करती हुई खटखटाहट। मेरा दिल जोर से धक धक करने लगा। मैंने सोचा शायद कोई गलती से मेरे डिब्बे में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आवाज रुकी नहीं। वो लगातार तेज होती जा रही थी। अब वो खटखटाहट नहीं, बल्कि किसी के नाखून घिसने की भयानक आवाज बन चुकी थी। मैं सहम गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। तभी अचानक सामने वाली सीट के नीचे से एक हाथ बाहर निकला। एक लंबा, पंजों से टेढ़ा मेढ़ा हाथ, जिसकी हड्डियां साफ उभरी हुई थीं। यह नजारा देखकर मेरी चीख अटक गई। हाथ धीरे धीरे सीट के ऊपर आया और खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। मैं दहशत में अपनी सीट से उछल पड़ा और पीछे हट गया। वो हाथ खिड़की के शीशे पर जोर से पटकने लगा। शीशा हिल तो रहा था, पर टूट नहीं रहा था। हर बार हाथ शीशे से टकराता तो एक खौफनाक चीख गूंजती थी। कुछ देर इसी तरह चलता रहा। मैं किसी मूर्ति की तरह खड़ा हुआ ये भयानक तमाशा देखता रहा। तभी अचानक वो हाथ शीशे को तोड़कर अंदर आ गया। उसके पीछे एक खौफनाक चेहरा था। सड़ी हुई त्वचा, खून से भरी आंखें और टेढ़े मेढ़े दांत। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई थी। वो चीखता हुआ मेरी तरफ लपका। मैं पलटकर भाग खड़ा हुआ। ट्रेन के गलियारे में अंधेरा था, लेकिन दौड़ने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अंधेरे गलियारे में ठोकरें खाता हुआ मैं भाग रहा था।
मेरी सांसें फूल रही थीं और पैर थक चुके थे, लेकिन पीछे से आने वाली भयानक चीखें मुझे रुकने नहीं दे रही थीं। तभी सामने से रोशनी की एक किरण दिखाई दी। ये शायद ट्रेन के अगले डिब्बे का बाथरूम था। उम्मीद की एक किरण जगी। मैं जोर लगाकर उस रोशनी की तरफ दौड़ा। दरवाजा खुला था। अंदर घुसते ही मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से कुंडी लगा दी। बाथरूम छोटा था, सिर्फ एक टॉयलेट सीट और एक छोटा सा सिंक था। मैं सिंक के नीचे घुसकर दीवार से सट गया। मेरे पूरे शरीर में कंपन हो रहा था। कुछ देर तक वहां छिपा रहा, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे मुझे बाहर से आवाजें सुनाई देने लगीं। वो खौफनाक चीखें अब और करीब थीं। वो चीखें बाथरूम के दरवाजे के आसपास गूंज रही थीं। मेरे दिमाग में खौफनाक विचार आने लगे। शायद वो उस दरवाजे को भी तोड़ देगा। तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा जोर से हिला। मैं चीखने के लिए मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन तभी एक और आवाज सुनाई दी, किसी और की चीख। ये चीख उस भयानक चीख से अलग थी। ये किसी औरत की चीख थी, डर से भरी हुई, मदद की गुहार करती हुई। वो चीखें गलियारे से आ रही थीं। कुछ देर बाद चीखें बंद हो गईं। फिर एक खींचतान और किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। उसके बाद सब सन्नाटा छा गया। ये कैसा सन्नाटा था? वो भयानक चीखें तो खत्म हो गईं, लेकिन ये सन्नाटा और भी ज्यादा डरावना था। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैंने धीरे से सिंक के नीचे से झांका। बाथरूम का दरवाजा अब भी बंद था। फिर मैंने सांस ली और धीरे धीरे बाथरूम से बाहर निकल आया। गलियारे में अभी भी अंधेरा था, लेकिन पहले जैसा घना अंधेरा नहीं था। दूर किसी डिब्बे से हल्की रोशनी आ रही थी। धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ा। जैसे जैसे उस रोशनी के करीब जाता रहा, तस्वीर थोड़ी साफ होती जा रही थी। सामने वाले डिब्बे का दरवाजा खुला था और अंदर से रोशनी बाहर आ रही थी। कुछ हिचकिचाहट के बाद मैंने डिब्बे में झांका। डिब्बे में कुछ लोग इकट्ठे थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। एक बूढ़ा आदमी टॉर्च की रोशनी में जमीन पर पड़े हुए किसी चीज को देख रहा था। मैं डिब्बे में दाखिल हुआ। क्या हुआ? मैंने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। बूढ़े आदमी ने मुझे देखा और इशारा करके जमीन की तरफ देखने को कहा। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी हुई थी। वहां एक काला कपड़ा पड़ा था। उसके नीचे कुछ उभरा हुआ था। घुटने के बल जमीन पर झुकते हुए मैंने धीरे से उस काले कपड़े को हटाया। मेरा दम, सांसें रुक गया। वहां वो खौफनाक चेहरा नहीं था, बल्कि बूढ़ी औरत का शव पड़ा हुआ था। वही औरत जो ट्रेन में मेरे सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी और किसी सुनसान स्टेशन पर उतर गई थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर दहशत जमी थी। उसकी गर्दन पर गहरे नीले निशान थे, मानो किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। मेरा शरीर ठंडे पसीने से तर हो गया। ये औरत, मैं कुछ कह पाता, उससे पहले बूढ़े आदमी ने बात शुरू कर दी। ये दादी कमला थीं, उसने कहा। ये अक्सर इस रात की ट्रेन में सफर करती थीं। वो कहती थीं कि इस रात ट्रेन में एक बुरी आत्मा आ जाती है जो अकेले यात्रियों को अपना शिकार बना लेती है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या वो भयानक चेहरा और चीखें दरअसल दादी कमला की आत्मा थीं? और वो औरत जिसकी चीखें मैंने बाथरूम में सुनी थीं, वो असली शिकार थी? तभी डिब्बे के बाहर से ट्रेन के सीटी बजने की आवाज आई। कुछ देर बाद ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और हम सब से पूछताछ की। मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई। सामने वाली सीट पर बैठी औरत के अचानक उतरने से लेकर बाथरूम में छिपने तक की सारी घटना। पुलिस अफसर सोच में पड़ गया। जांच में पता चला कि दादी कमला मानसिक रूप से बीमार थीं और उन्हें अंधेरे और अकेलेपन का डर रहता था। शायद इसी वजह से वो अजीब अजीब बातें करती थीं। हालांकि मेरी बातों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया। पुलिस ने कहा कि वो बाकी यात्रियों से भी पूछताछ करेंगी। शायद कोई और भी कुछ जानता हो। सुबह होते होते ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। मैं ट्रेन से उतरते हुए काफी कमजोर महसूस कर रहा था। ये रात मेरे लिए एक भयानक सपने से कम नहीं थी। इस घटना के बाद मुझे कभी भी रात की ट्रेन में सफर करने की हिम्मत नहीं हुई और न ही मैं कभी किसी अजनबी बूढ़ी औरत को घूरना भूल पाया। वो रात मुझे हमेशा याद रहेगी। एक ऐसी रात जिसने मुझे ये सिखा दिया कि कभी-कभी डर की हकीकत कहीं ज्यादा भयानक होती है ख्वाबों से।